Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education, and today we will discuss the NCERT in-text questions for Chapter 4 Carbon and its Compounds, Class 10th Science. What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करके बनाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, हमें पता है कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के टोटल 6 हैं। तो जब हम इनकी बॉन्डिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ बॉन्ड करते हैं और इधर से दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड करते हैं। तो कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 4 ऑलरेडी उसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑक्सीजन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से मिलते हैं, ऑलरेडी जो ऑक्सीजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ओवरऑल ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इधर वाले भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब हम कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई हम जब एक कार्बन टू ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करते हैं तो वो एक डबल बॉन्ड होता है, आप यहां से भी देख रहे होंगे। What would be the electron dot structure of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? ठीक है, इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, the 8 atoms of sulfur are joined together in the form of a ring. अब इसमें हिंट ये दिया है कि जो सारे सल्फर के एटम्स हैं वो रिंग फॉर्म में है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब जो सल्फर है वो भी ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि एक सल्फर टू सेकेंड सल्फर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 बॉन्ड दे आर फॉर्मिंग, तो सल्फर टू सल्फर सिंगल बॉन्ड है। और जब हम सारे सल्फर्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो हर सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो हर सल्फर से दूसरे सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, विच मींस दे आर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सल्फर का, दैट इज S8 मॉलिक्यूल, और ये स्ट्रक्चर है S8 मॉलिक्यूल का रिंग फॉर्म के अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन से आपको पता चल रहा है पेंट मींस 5 कार्बन है, एन मींस एल्केन है, तो हमें ऐसा एल्केन बनाना है जिसमें 5 कार्बन है और उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो अब हम देखते हैं, हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, वो है एक एन-पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन मींस एक सिंगल कार्बन के अंदर ब्रांचिंग हो रखी है, दैट इज सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग हो रखी है। नियोपेंटेन मींस 2 कार्बन पे ब्रांचिंग हो रखी है। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। यहाँ देखिए, ये नॉर्मल पेंटेन है, मींस इसमें कुछ भी ब्रांचिंग नहीं हो रखी है। 1 2 3 4 5, और इसका अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो ये होगा हमारा C5H12, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये अब हमारा आइसोपेंटेन, बिकॉज ये हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन है, जब हम यहां से काउंटिंग करते हैं तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग हो रखी है, तो दैट इज वाई दिस इज आइसोपेंटेन। इसका भी फॉर्मूला विल बी C5H12। ऐसे ही हम नियोपेंटेन की बात करते हैं तो नियोपेंटेन के अंदर भी क्या है, हमारे 2 कार्बन पे ब्रांचिंग हो रखी है, और फिर भी इसका जो फॉर्मूला है वो होगा C5H12। तो दिस इज एन-पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। दीज ऑल आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर पेंटेन। Moving to next question, what are the 2 properties of carbon which leads to the huge number of carbon compounds we see around us? तो अब ये पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, विच मींस कार्बन जो है बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है डिफरेंट एटम्स के साथ, अपार्ट फ्रॉम कार्बन ऑल्सो, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेट्रावेलेंसी। एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो टेट्रावेलेंसी है, विच मींस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मींस वो आगे भी कार्बन के अलावा भी और दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जो मोनोवेलेंट है, या फिर 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जो डाइवेलेंट एलिमेंट है। तो दिस मींस दैट कार्बन हैज दीज 2 प्रॉपर्टीज, दैट इज कैटिनेशन एंड अदर वन इज द टेट्रावेलेंसी, जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। मूविंग टू अदर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? अब आपको पता चल रहा है पेंटेन मींस 5 कार्बन एल्केन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो एल्केन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो हमारा फॉर्मूला रह जाता है CnH2n, तो मींस C5H10।
दिस इज द फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो देखिए यहाँ पे कार्बन जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन शो करे हैं वो क्रॉस से शो करे हुए हैं। तो ये दिस इज 2 + 2 4, दिस इज 5 एंड दिस इज sorry my mistake, this is like you can see 1 electron 2 electron 3 electron 4 electron। तो कार्बन के ये वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो ये वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, ये वाला कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। अब जो हाइड्रोजन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, तो अब हाइड्रोजन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। तो हर जो कार्बन है वो 2 दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो जब हम एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं टोटल, तो वो हमारे आएंगे 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, विच मीन्स कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 1 and 2 1 and 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बॉन्ड्स कौन से होंगे, सिंगल होंगे या डबल होंगे। तो अब जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, विच मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। जब इधर ये वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कौन से कितने शेयर हो रहे हैं, तो दिस इज 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स कार्बन टू कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोपेंटेन का और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोपेंटेन का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स: इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल। सो हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इथेनोइक एसिड मींस ओइक एसिड बोल रहे हैं, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, विच मींस COOH, और इथे तो मींस 2 कार्बन होंगे, तो एक कार्बन और आ गया, तो द फॉर्मूला विल बी CH3COH एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड। अब वो बोल रहे हैं ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन मींस 5 कार्बन स्ट्रक्चर होगा और ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पेंटेन स्ट्रक्चर हो गया और एक ब्रोमीन के साथ, दैट इज व्हाई इट इज ब्रोमोपेंटेन। अब वो बोल रहे हैं ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन मींस ब्यूट मींस 4 कार्बन होगा, नॉन मींस कीटोन ग्रुप होगा। अब हमें पता है कीटोन ग्रुप बिल्कुल एंड में तो नहीं हो सकता है, एंड ऑफ द साइकिल हमारे कार्बन चेन में नहीं होगा, इसीलिए इन बिटवीन होगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 मींस ब्यूट एंड ओन इज हियर द कीटोन ग्रुप, तो दिस इज द ब्यूटेनॉन स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो बोल रहे हैं हेक्सेनल। नल मींस एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, ओके, अल मींस एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और हेक्स मींस 6 कार्बन होने चाहिए। तो अब ये देखिए, और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कहीं भी हमारा लास्ट में भी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6। जनरली हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप की साइड से करते हैं, तो यहां से भी काउंट करके देख लीजिए तब भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर हेक्सेनल, ओके। अब वो उसने ये स्टार मार्क करके पूछा है कि आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन? यस, देयर आर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर ब्रोमोपेंटेन। अब वो क्यों, किस वजह से हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, वो इसीलिए है क्योंकि ब्रोमीन की पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं कार्बन पे तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे। अब कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है देखिए, ये तो हमारा 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इधर से इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन का बॉन्ड शो करेंगे तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। जब हम थर्ड कार्बन पे आएंगे तो ये 3 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। और जो हमारी 4th और 5th पोजीशन है वो सेम है हमारे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए, तो इसीलिए टोटल हमारे ब्रोमोपेंटेन के 3 आइसोमर्स है। कौन से 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स? तो हमारे फॉलोइंग कंपाउंड्स क्या है? CH3 CH2 Br मींस 1 and 2 2 कार्बन्स आर देयर विद ब्रोमीन। तो हमें पता है 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं और जो ब्रोमीन है तो वो हमारा हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, इट इज सेइंग द फंक्शनल ग्रुप इज CHO। CHO मींस एल्डिहाइड और सिंगल कार्बन है, तो जब एल्डिहाइड होता है तो अल लगता है और सिंगल कार्बन तो मेथ लगता है, तो दैट इज व्हाई द नेम इज मेथेनल। अब नेक्स्ट वो थर्ड वाला पूछ रहा है, दिस इज 1। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप है आपका ट्रिपल बॉन्ड मींस आइन, एल्काइन। अब कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 विच मींस हेक्स। अब हमारे कौन से कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है? फर्स्ट कार्बन से, तो इसीलिए क्या नेमिंग होगी इसकी? 1 हेक्साइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction?
अब मैं पहले आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब अभी आप रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, जो इथेनॉल है वो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन लूज करके इथेनॉइक एसिड बनाता है। तो इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि यहाँ से सिंगल ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो ये हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? अब देखो, वेल्डिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है हीट। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन और इथाइन को बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि कंप्लीट बर्निंग होती है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट ज्यादा होगी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर वेल्डिंग मेटल्स। लेकिन अगर हम मिक्सचर ऑफ इथाइन और एयर की बात करते हैं तो जब इथाइन और एयर होता है तो हमें सूटी फ्लेम मिलती है, विच मीन्स कि इथाइन एयर के प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, उसके अंदर अनबर्न पार्टिकल्स रह रहे हैं, जिसके वजह से लेस हीट मिलती है। और जब लेस हीट मिलेगी तो प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड? अब हम एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 3 टेस्ट यूज करेंगे। फर्स्ट विल बी लिटमस टेस्ट, सेकेंड विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, थर्ड विल बी आर अल्कलाइन KMnO4 टेस्ट। अब हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कैसे टेस्ट वो कर रहा है। तो जब हम लिटमस टेस्ट की बात करते हैं तो अल्कोहल जो है कोई कलर चेंज शो नहीं करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड टर्न करता है। ठीक है, और अल्कोहल कोई भी चेंज शो नहीं करता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। अब आप देखेंगे कि जब हमारा अल्कोहल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, तो हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं और वहाँ कोई भी एफरवेसेंस नहीं आती है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनाता है, वाटर और CO2 रिलीज होती है। अब वो CO2 के वजह से हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलती है। तो इसीलिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन अल्कोहल है और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एफरवेसेंस हो रही है। थर्ड टेस्ट की बात करें तो वो है हमारा अल्कलाइन KMnO4 टेस्ट। अब अल्कलाइन KMnO4 टेस्ट क्या होता है, एसिडिक नेचर में वो पिंक टू कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो अल्कोहल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो उसके वजह से जो अल्कलाइन KMnO4 का पिंक कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा ये सोल्यूशन है वो अल्कोहल है। लेकिन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली एसिडिक है, तो जब हम अल्कलाइन KMnO4 इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हैं तो ऑलरेडी हमारा जो KMnO4 है वो पिंक टू कलरलेस हो जाता है, तो जो सोल्यूशन है वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन जो हमारा अल्कोहल है वो पहले पिंक टू कलरलेस शो करता है, विच मीन्स कि हमारा ये सॉल्यूशन अल्कोहल है और दूसरा सॉल्यूशन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? अब मैं बताती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन गेन करने में हेल्प करते हैं या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। मीन्स जब वो किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो खुद तो रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जिस स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। मीन्स उस स्पीशीज में या तो वो ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर उस स्पीशीज में से हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो उन सच स्पीशीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि जो इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो हमारी वो स्पीशीज है वो है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अल्कलाइन KMnO4। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट?
अब क्या होता है, जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स रहते हैं, जिसके आयंस रहते हैं, जिसके वजह से जो हमारा सोप सॉल्यूशन होता है वो उसके साथ स्कम फॉर्म करता है, मींस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सोप का जब वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन हमारा जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट जो बेसिकली है वो अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो हमारा सोप है वो है पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके वजह से जो हमारा सोप है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, लेकिन डिटर्जेंट नहीं रिएक्ट करता है क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयंस नहीं होते हैं, उसके अंदर हमारे अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। तो हम कभी भी डिटर्जेंट से ये चेक नहीं कर पाएंगे कि वो हार्ड वाटर है या वो सॉफ्ट वाटर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, people use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? अब क्या होता है, जब हम क्लोथ्स को सोप वाटर में ऐड करते हैं तो सोप के अंदर जो सोप मिसल्स होते हैं वो उस क्लोथ्स के डर्ट पार्टिकल्स को एंट्रैप कर लेते हैं और वो जो है क्लोथ्स पे स्टिक रहते हैं। वो मिसल जो डर्ट पार्टिकल को एंट्रैप कर लेते हैं वो क्लोथ्स पे स्टिक रहते हैं। अब उस मिसल्स को जिसने एंट्रैप कर लिया है ऑयली और ग्रीजी डर्ट पार्टिकल्स को, उसको रिमूव करने के लिए क्लोथ्स को बहुत तेज से एजिटेट करना पड़ता है या फिर रब करना पड़ता है ताकि वो क्लोथ से जो डर्टी सोप मिसल्स हैं वो रिमूव होके वाटर में आ जाए और हमें क्लीन क्लोथ्स मिल जाए, मीन्स हमारे क्लोथ से डर्ट उतर जाए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी, दैट इज fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।